देखिएगा, शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आपके सामने कनिष्ठ सहायक पुलिस कांस्टेबल और उत्तराखंड के सभी अन्य एक दिवसीय एग्जामों के लिए एक 20 नंबर की श्रृंखला लेकर आए हैं। और जल्दी जल्दी आप लाइव आइएगा और हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम आपके लिए लाए। एक एक करके हम प्रत्येक क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन करेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या क्या बातें कही जाती है। तो देखिएगा बच्चे, जरा पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीनिंग पर और क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए या सुमेल कीजिए, मिलाइए, नीचे दिए गए कूट किसे सही को चुनिए। मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। कूट आपके पास दिए हैं, तो यहाँ पे कुछ नाम गर्तों के दिए हैं, प्रमुख ट्रेंच की बात कर रहा हूं, और उन गर्तों की स्थिति विश्व में कहां कहां पे कौन से महासागर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप महासागर देखते हैं तो महासागर की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका महासागर का सतह है, और सतह से जब थोड़ा नीचे इस महासागर, ये आपका धीरे धीरे यूं आते रहोगे इस तरह से महासागर के अंदर अनेक स्थलाकृतियां बनती है। एक इस तरह से श्रृंखला होगी और एक इस तरह से होगी, ये वाला। तो महासागर के अंदर जो भी उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां होती है, तो जो महासागर का ये वाला भाग, इसे मग्न तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये मग्न तट हो गया है। ये थोड़ा ढाल सा होगा, इससे महासागर का मग्न ढाल कहा जाता है। यहीं पे महासागर के अंदर प्लेन सा क्षेत्र आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मैदान कहते हैं या नितल कहते हैं। महासागरीय मैदान हो गया है। मैदान के साथ साथ यहाँ पे महासागरीय द्वीप होते हैं, जो थोड़ा समुद्र से ऊपर उठा हुआ है। ये महासागरीय द्वीप हो गए हैं। एक उबड़ खाबड़ एक श्रृंखला होती है, जिसे हम कटक कहा जाता है बच्चे, ठीक है ना। और इसी तरह से गुयाट हो गया है, एकाकी पहाड़ी। तो ये चैलेंजर भी आपके महासागरों के अंदर जो होती है गर्त, तो देखिएगा चैलेंजर गर्त, देखिए चैलेंजर को बच्चे याद रखना मैरियाना गर्त के नाम से भी जाना जाता है, मैरियाना गर्त। और ये जो मैरियाना गर्त है, ये इंडियन आपके प्रशांत महासागर के अंदर है। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में है, और पैसिफिक ओशन के अंदर जो गर्त है, यही गर्त विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच है, और प्रशांत महासागर के अंदर 11,033 मीटर गहरी है ये, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा, मिलान कीजिएगा, कहां पे प्रशांत महासागर है, पूर्वी हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो देखो ए का आपका मैचिंग कर रहा है बच्चे 4 से, ए का 4 बिल्कुल। देखिए सीधा आंसर टपक गया है, डी आंसर हो सकता है। अब और मैच कर दीजिएगा। देखिए प्यूर्टो रिको जो गर्त है, ये अटलांटिक ओशन के अंदर है, और अटलांटिक ओशन की सबसे गहरी गर्त अगर आपसे पूछी जाती है, जितने भी गर्तें हैं उनमें सबसे गहरी गर्त अटलांटिक ओशन में प्यूर्टो रिको गर्त है ये, ठीक है ना। आगे जाओगे, प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर, तो देखेगा दक्षिण अंध महासागर, हिंद महासागर, पश्चिमी द्वीप समूह। अब यहां देखिएगा जरा कि बी का 1 है, तो प्यूर्टो रिको पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर आएगा। अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में यहां दूसरी भी गर्त दे रखी है, इसलिए इसने पश्चिमी द्वीप समूह जो आपका क्यूबा वगैरह वगैरह जहां पे वहां पे बच्चे है अटलांटिक महासागर में, पश्चिमी द्वीप समूह अटलांटिक महासागर। रोमांस गर्त की बात करते हैं, जो रोमांस गर्त है ये भी अटलांटिक महासागर में है, लेकिन आंध्र ने बच्चे अंध महासागर होगा। क्या होगा? अंध महासागर, क्योंकि अटलांटिक महासागर को ही क्या कहा जाता है? अंध महासागर कहा जाता है। तो इसीलिए रोमांस गर्त आपका कहां पे होगी? तो रोमांस गर्त आपकी होगी दक्षिणी अंध महासागर के अंदर, ठीक है ना। और सुंडा गर्त, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? सुंडा गर्त। और सुंडा गर्त आपके पूर्वी हिंद महासागर के अंदर है। तो देखिएगा ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो रहा है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ये याद रखेगा, ठीक है ना। तो अन्य गर्तें बहुत सारी, सबसे ज्यादा गर्तें हिंद प्रशांत महासागर में हैं, फिर उसके बाद आपके अटलांटिक महासागर में है, और हिंद महासागर में तीसरे नंबर पर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर
प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, और तीसरा सबसे बड़ा हिंद महासागर। तो इनमें गर्तों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे जरा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीनिंग पर है, ये देखिएगा, ये भी कूट वाला है बच्चे, क्योंकि आजकल एग्जाम में ज्यादातर आपने देखे होंगे कूट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ये भी चयन करना है, और यहां पे दिए आपको स्थानीय पवने और आपके देश के नाम। आपको पता होगा कि जो पवन होती है या हवाएं होती है, पवने, इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो ताप के आधार पर, और ताप के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक तो गर्म पवन होती है और एक आपके ठंडी पवने होती है। गर्म और ठंडी मतलब, ठीक है ना। और गर्म और ठंडी पवन क्या होती है बच्चा, देखेगा ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, ठीक है ना। देखिएगा गर्म, चलो इसे इतना ज्यादा मत देखिएगा, सीधे ध्यान दीजिएगा, गर्म और ठंडी पवन। तो ये लोकल विंड कहते हैं बच्चे, स्थानीय स्तर पर चलने वाले पवन, ठीक है ना। अब देखिएगा गर्म पवन क्या होती है, कौन सी कहां पे चलती है। देखिए आपको देश दे रखे हैं, जो खमसीन है, तो खमसीन देखिएगा बच्चे मिस्र में चलती है, लेकिन खमसीन कैसी पवन हो गई है, खमसीन एक गर्म पवन हो गई है ना, गर्म हवा है। तो खमसीन मिस्र में चलती है, देखेगा उत्तरी मिस्र की बात कर रहे हैं। हर मटन, देखिए हर मटन वही हवा जिसे हम डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं बच्चे। किस नाम से जानते हैं, डॉक्टर विंड। तो आपसे पूछा जाएगा किसे डॉक्टर विंड कहा जाता है, हर मटन को। और हर मटन कहां पे चलती है, अफ्रीका में है, और ये उत्तरी अफ्रीका में, देखिएगा ये उत्तरी अफ्रीका में, ये अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तर पूर्व से अफ्रीका में, और ये चलती है बच्चे दक्षिण पश्चिम की और उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है ना। तो इसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। आप देखिएगा चिनूक, चिनूक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जब चिनूक चलती है, ये गर्म हवा है, एक रॉकी पर्वत श्रृंखला है, और यही रॉकी पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढाल पर चिनूक चलती है। और जब ये चिनूक चलती है तो यही आगे यूं मुड़ जाती है अमेरिका के अंदर, तो इसे कहते हैं कनाडा, इधर बच्चे ब्रिक फिल्डर, है ना। तो याद रखिएगा, हाँ ब्लैक रोलर, मतलब ब्लैक रोलर के नाम से इसे जाना जाता है बच्चे। यहाँ पे देखो, ये तो यहाँ पे चल रहा, क्या कहते हैं, ब्लैक रोलर। तो ब्लैक रोलर भी आपका कैसी हो गई है, ये भी गर्म पवन है, क्योंकि चिनूक गर्म पवन है, और ये अमेरिका में जो प्रेरी घास के मैदान है, वहां पे जो बर्फ होती है उसको पिघलाने का काम करती है। इसीलिए जो चिनूक है, इसे हम कहते हैं हिमभक्षी पवन के नाम से जानते हैं। बोले किससे हिमभक्षी पवन कहा जाता है, चिनूक को कहा जाता है। तो चिनूक, मिस्ट्रल देखेगा बच्चे, मिस्ट्रल यूरोप महाद्वीप में है, और मिस्ट्रल आपकी कहां पे ये हो गई है। लेकिन मिस्ट्रल कैसी पवन होगी, तो मिस्ट्रल आपकी ठंडी विंड होगी। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है, ठंडी। खमसीन मिस्र के अंदर गर्म पवन, हरमटन गर्म पवन, चिनूक गर्म पवन, ठीक है ना। तो आपका आंसर देखेगा, ए का आपका होगा थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। तो देखिए बच्चे डी ऑप्शन बन रहा है, डी का 1, डी का 1। तो आपका आंसर होगा, देखिएगा, क्योंकि ये ठंडी और गर्म पवन जरूर याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सिराको गर्म पवन है, यह अफ्रीका मरुस्थल सहारा में चलने वाली पवन है, और जो इटली के अंदर रक्त वर्षा करने का काम करती है, सिराको, है ना। वहीं पे ट्यूनिसिया के अंदर एक गर्म पवन चलती है, चिल्ली। अर्जेंटीना के अंदर एक पवन चलती है, जोंडा, ठीक है ना। ये कई सारी पवनें, ध्यान रखना है कौन कौन सी पवन कहां कहां पे चलती है, गर्म और ठंडी पवनें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस भौमिकीय यंत्र को भारत के प्राचीन तंत्र के रूप में जाना जाता है। देखिए बच्चे, किसे भारत की सबसे प्राचीन तंत्र माना जाता है, या चट्टानों का क्रम की बात कर रहा हूं। तो भारत में जो भी चट्टानें पाई जाती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों को विभिन्न प्रकार से अलग अलग नामों से जाना जाता है। और प्राचीन भारत की जो चट्टानें हैं, इससे हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से इन्हें जाना। विकास क्रम, चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान।
लेकिन ये चट्टानों का विकास क्रम है प्राचीन से आधुनिक तक। तो सबसे पहले तो क्रम मैं बता देता हूं। सबसे पहले चट्टानों के विकास क्रम के आधार पर बात करते हैं। तो पहली चट्टानें जो बनी है उसका नाम है आर्कियन क्रम की चट्टान। कौन से क्रम की चट्टान होगी? आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है ना। आर्कियन क्रम की चट्टान से के बाद जो बनी है ये बनी है धारवाड़ क्रम की चट्टान। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है ना। मतलब मैं बता रहा हूं कि एक क्रम बता रहा हूं कि आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, ये चट्टाने कब कब बनी, कैसे कैसे बनी, तो ये हमें देखना है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं बच्चे, यहीं पे आगे बनती है कुडप्पा क्रम की चट्टाने। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद बात करें विंध्यन क्रम की चट्टाने, विंध्यन। और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद जो और चट्टाने बनती है विंध्यन क्रम के बाद बनती है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्रम की चट्टाने। और गोंडवाना के बाद बात करते हैं दक्कन क्रम की चट्टाने। तो देखिए सबसे प्राचीन चट्टान अगर आपसे पूछा जाता है तो आप सीधे कह सकते हैं सर सबसे प्राचीन चट्टानों का जो क्रम है वो आर्कियन क्रम है। और सबसे नवीनतम बात करें तो दक्कन, लेकिन दक्कन के बाद भी टर्सरी युगीन क्रम की चट्टानें आती है, तृतीयक युगीन क्रम की चट्टानें। अब यहां देखिएगा ये सबसे पुरानी है, लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण विकास आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। और जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये विश्व में, अगर मैं बात करता हूं भारत में, ये धात्विक खनिजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। धात्विक खनिजें कौन से क्रम के चट्टान में पाई जाती है? धारवाड़। इसकी खोज सबसे पहले जो देखी गई कर्नाटक के धारवाड़ जिला में, इसलिए इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखी गई है। लेकिन ये प्राचीन है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये इससे बनी है तो इसमें जीवाश्म नहीं होगा, इसमें कुडप्पा में भी जीवाश्म नहीं होगा। लेकिन विंध्यन क्रम की चट्टानों की अगर मैं बात करता हूं तो विंध्यन क्रम की चट्टानें अवसादी चट्टानें होती है, सेडिमेंट्री चट्टानें होती है। और इसी में सबसे पहले जीवाश्म पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है किस क्रम की चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? फॉसिल्स, इसमें विंध्यन क्रम की चट्टान में। अवसादी क्रम चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर है ना, डोलेमाइट, सब यहां पे पाए जाते हैं। धात्विक खनिज लोहा, चांदी, कॉपर, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम आदि, बॉक्साइड, सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। लेकिन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बात करें तो इन्हीं में ही बच्चा क्या पाया जाता है? कोयला। कोयला के लिए कौन से क्रम की चट्टानें सबसे महत्वपूर्ण है? गोंडवाना। तो यहां पूछा था निम्नलिखित में से प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता, बताइए इन ऑप्शन में सबसे कौन से यहां पे देखने को मिल रहा है? कुडप्पा, देखो ये तो धारवाड़ के बाद है। गोंडवाना ये तो बहुत बाद में है। विंध्यन इसके बाद में। तो सबसे प्राचीन आपको यहां पे मिल रही है धारवाड़। लेकिन अगर ऑप्शन में आर्कियन होता तो आप आर्कियन सबसे प्राचीन मारते बच्चा, ठीक है ना। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या था, ठीक है ना। तो इनको सारा एक सीरीज में याद कर लेना बच्चा। अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीनिंग पर है और स्क्रीन पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देखेगा। क्या कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, देखो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, ये संविधान के अगर मैं बात करता हूं, सुप्रीम कोर्ट भाग 6 में आता है। और भाग 6 में आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, ठीक है ना बच्चों। 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के पास कई अधिकार हैं। और हम अलग अलग आर्टिकल में यहीं पे बात करेंगे कौन कौन से अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन पहली बार ब्रिटिश काल में कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया। और पहला सुप्रीम कोर्ट जो किया गया है गठन, यही 1774 में कोलकाता के अंदर भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया है। बोलो बच्चे, कोलकाता के अंदर। तो बताइए भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पे? 1774 में। कहां? कोलकाता के अंदर। लेकिन अगर बात करते हैं, एक संघीय न्यायालय था पूरे संघ का। और संघीय न्यायालय का प्रावधान किस अधिनियम के तहत, प्रावधान किस अधिनियम के तहत? तो 1935 का जो अधिनियम एक्ट आया, इसके तहत भारत में फेडरल कोर्ट का गठन का प्रावधान किया गया।
ये संघीय न्यायालय जो है ये 1935 के अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया, लेकिन इसे एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो संघीय न्यायालय 1937 को देश के अंदर एक संघीय न्यायालय स्थापित कर दिया गया था। एक्ट 35 का गठन कर दिया। यही संघीय न्यायालय आगे चल करके इसी का जो परिवर्तित रूप है, जब भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, यही भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट के रूप में काम करता है। इसी के उत्तराधिकार के रूप में भारत का सर्वोच्च न्यायालय गठित किया गया है। अब पूछ रहा है कौन कौन से क्षेत्राधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। देखो यहां पे देखिएगा बच्चे कौन कौन से कोर्ट आपको दिए हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है ऐसे मामले जिन पर केवल सुप्रीम कोर्ट ही क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और बिल्कुल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संविधान में आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रावधान है। जैसे राज्यों के बीच विवाद, केंद्र राज्यों के बीच विवाद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, मौलिक क्षेत्राधिकार है। इसको लेकर के हम हाईकोर्ट में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अपील क्षेत्राधिकार। बिल्कुल बच्चे, हाई कोर्ट के निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो हम आर्टिकल 132, 133, 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 132 से लेकर के 134 तक सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। रिट संबंधी अधिकार, बिल्कुल आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 रिटें दे रखी है और 5 रिटें मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट इन रिटों को जारी कर सकता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 रिटें तो रिटीय संबंधी क्षेत्राधिकार भी है, इसका अपील क्षेत्राधिकार भी है, मौलिक क्षेत्राधिकार भी है। और चौथा है एडवाइजरी क्षेत्राधिकार। देखिएगा सलाहकारी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143 के अंतर्गत है, जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी संवैधानिक मामले पर सलाह मांग सकता है। न तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो ये प्रावधान यहाँ पे किया गया। तो इसलिए आपका आंसर होगा बच्चे उपरोक्त सभी चारों क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, या है मतलब इसका, ठीक है ना। चलो तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, एक क्या कहता है, ये कहता है कृषि मूल्य आयोग एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसे एपीसी कहते हैं इंग्लिश में, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग। और जो कृषि मूल्य आयोग है इसकी स्थापना 1965 के अंतर्गत 1965 में की गई थी। बोलो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? 1965। और यही कृषि मूल्य आयोग जो है इसी का नाम 1985 में चेंज करके CACP कर दिया गया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो देखिएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, तो ये आंसर बैठ रहा है बच्चे, यही आपका CACP कहा जाता है। और ये CACP क्या करता है? ये CACP जो साल भर में साल भर में 2 बार, एक तो खरीफ की फसल को समय और एक रबी की फसल के समय, खरीफ और रबी की फसल के समय साल भर में 2 बार क्या करता है ये CACP जो MSP, क्या कहा मैंने? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और MSP के लिए क्या करता है बच्चा? ये मूल्य का निर्धारण, मिनिमम सपोर्ट पर MSP का निर्धारण करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास क्या है, CACP भी ऑप्शन में है और CCEA, है ना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स मतलब कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कितनी फसलों के लिए CACP, ये सॉरी कौन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग क्या करता है? MSP मूल्य का निर्धारण। लेकिन ऑप्शन में दोनों है अलग अलग। पूछ लिया कि MSP मूल्य का निर्धारण कौन करता है?
अगर कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति भी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, तो आपको CCEA करना है बच्चा, क्योंकि ये सरकार की कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति है जो इसके द्वारा MSP का निर्धारण किया गया, उसकी जांच बाद में करता है कि रखना है, कितना रखा, क्या रखा, तो अंतिम रूप से यही स्वीकृति देता है बच्चा। हाँ, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो, तो आगे इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप देखिएगा इसे और डिटेल से देख लेगा। और साल भर में 2 बार एक MSP मूल्य का निर्धारण होता है फसल बोने से पहले, और ये ऐसा मूल्य होता है जो किसानों को आवश्यक रूप से दिया मिलता है, प्राप्त होता है, क्योंकि इसे सरकार फसल बोने से पहले ही क्या कर देती है, जारी कर देती है। ठीक है भाई, चलो कौन सा क्वेश्चन था? हाँ चलो, छठा क्वेश्चन था, है ना, ये वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या लिखा क्वेश्चन में, कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? देखिए, फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा, 2 प्रकार की नीति होती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं राजकोषीय नीति, और एक राजकोषीय क्या होती है, नीति होती है, और एक आपकी होती है मौद्रिक नीति। कौन सी नीति? मौद्रिक नीति। अब जो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति की बात कर रहा हूं, तो हम राजकोषीय नीति का जो निर्धारण करता है, ध्यान रखना बच्चे, राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत सरकार या भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है। लेकिन अगर मौद्रिक नीति की बात करता हूं, तो मौद्रिक नीति का निर्धारण ये भारत में RBI के द्वारा की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कह रहा है कौन से राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। तो देखिए, राजकोषीय नीति का भाग सार्वजनिक व्यय, ये तो है। करारोपण, टैक्स लगाना, ये भी है, वित्त मंत्रालय लगाता है। सार्वजनिक ऋण, ये भी है, सुन रहे ना मेरी बात। और अगर बात करते हैं बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भी राजकोषीय नीति का भाग है। लेकिन जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, ये राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन पूछे राजकोषीय नीति का भाग क्या क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, करारोपण, टैक्सेशन, टैक्स है, सार्वजनिक आय है, सार्वजनिक व्यय है या सार्वजनिक ऋण है, ये सब राजकोषीय नीति के भाग हैं, जिन्हें भारत सरकार एवं वित्त मंत्रालय तैयार राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है, और मौद्रिक नीति का निर्धारण RBI करता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना बच्चा, देखिएगा। चलो, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। नहीं, सुमेलित नहीं है, हाँ देखिए, कर आया है बच्चा। देखिए, जो अप्रगतिशील कर प्रणाली क्या है? तो देखिए, कर बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं 2-4 बातें यहां पे करता हूं। अगर मैं बात करता हूं, कर 4 प्रकार के हम देखते हैं। एक तो है बच्चे जिसे हम कहते हैं प्रगतिशील कर। क्या है? प्रगतिशील कर। दूसरा एक आपका है जो ऊपर ऑप्शन में दिया है, अप्रगतिशील कर। एक आएगा जिसे हम कहते हैं समानुपातिक कर, और एक आएगा अवकर्मिक कर। अब देखिएगा, ये 4 प्रकार के कर हैं। यहां पूछा हुआ हमसे अप्रगतिशील कर, ये प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं बच्चे से। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। और इसे हम रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं, इसे प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। मतलब अब यहां देखिएगा, ये क्या कहता है कि प्रगतिशील कर क्या है, तो मैं ग्राफ पे आपको समझा देता हूं। अगर हम यहां से 0 से चले इधर की ओर बढ़ेगा बच्चे, क्या ब्याज दर, क्या होगा, एक ब्याज दर, है ना। और इधर की ओर क्या बढ़ रही है? आय। तो सारे ग्राफों में मैं चारों का बना रहा हूं, देखना जरा, ये और ये चारों में देखिएगा, इधर आपका टैक्स रेट, इधर आपका इनकम,
टैक्स रेट और इधर आपका इनकम, इधर आपका इनकम बढ़ेगी इधर की और इधर टैक्स रेट बढ़ रहा है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, देखना बच्चा, प्रगतिशील कर क्या होता है। देखिए जब हम यहां से यूं चल रहे हैं ये, तो इधर देखिएगा जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे कर की रेट भी बढ़ रही है। ये देख रहा है ना, इनकम बढ़ती जा रही है और कर की दर भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा कर जिसमें इनकम के साथ साथ कर की दर में वृद्धि हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रगतिशील कर कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पे ये है बच्चा इस तरह से, ठीक है ना, ये अब इधर क्या है कि अगर ये ग्राफ क्या होगा बच्चे, यूं नीचे आते रहेगा, ये और ज्यादा नीचे यूं आते रहेगा। तो देखिए जैसे जैसे आय बढ़ रही है, जैसे जैसे क्या बोला मैंने, आय बढ़ रही है इधर की ओर जाते रहेगा और इधर से नीचे आते रहेगा। तो आय की दर बढ़ना, इनकम बढ़ने के साथ साथ कर की दर में कमी होना, यही अप्रगतिशील कर कहलाता है। लेकिन ऐसा होता कहां है, आय में वृद्धि के साथ साथ करों की दरों में वृद्धि नहीं, आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में कमी, आय में वृद्धि के साथ साथ करों की दरों में कमी। बिल्कुल आपका आंसर हो गया बच्चा, अप्रगतिशील कर। यहां आय बढ़ रही है, आय बढ़ रही है तो कर की दर में भी वृद्धि होती जा रही है, लेकिन समानुपातिक देखिएगा, ये वाला समानुपातिक हो गया आपका। एक निश्चित सीमा तक कर की दर बढ़ी, बोले ना, मतलब आय बढ़ती जाएगी, कर क्या हो गया बच्चे, कांस्टेंट हो गया, बोले ना, मतलब कर क्या हो गया, दर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और इनकम क्या हो रही है, बढ़ती जाती है। ये आपका समानुपातिक। और कर में क्या होता है, जैसे आय प्रगतिशील कर, इनकम बढ़ रही है, कर की दर बढ़ रही है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब इनकम बढ़ती जाए, कर की दर निश्चित हो जाती है, फिक्स हो जाती है, तो देखेगा अब नहीं बढ़ेगा। तो इनकम तो जैसे मेरे पास 30 लाख रुपया, अब 30 लाख तक माना कर की दर बढ़ी, अब 30 लाख के बाद इनकम चाहे मेरी 1 करोड़ होती रहे, कर की दर फिक्स हो गई है मतलब। तो ये आपका अकर्मिक कर का ग्राफ होता है। तो ये इसका आंसर तो ये था बच्चे, ठीक है ना। चलो, तो ये था आपका एक क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कहता ओपेक का मुख्यालय कहां है। ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। किसका, जो पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं, कौन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है बच्चा, कौन, ओपेक। और ओपेक का मुख्यालय अगर मैं बात करता हूं, इसकी स्थापना 1960 में हुई है। कब स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय वियना के अंदर है, और वियना ऑस्ट्रिया के अंदर पड़ता है। ये वियना है ऑस्ट्रिया में। ओपेक विश्व के अंदर सर्वाधिक तेल का उत्पादन करने वाले देशों का एक संगठन है। और इस संगठन के अंतर्गत टोटल सदस्य देश कितने हैं, 14 देश ओपेक के अंतर्गत है। इसकी स्थापना जब हुई, ये इराक की राजधानी बगदाद में हुई, और बगदाद में हुई, इसमें उस समय फाउंडर मेंबर 5 संस्थापक सदस्य थे। क्या थे, 5 संस्थापक सदस्य, स्थापना के समय संस्थापक देश थे मतलब इसके, ठीक है ना। मनीला अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहां है, मनीला के अंदर है ना। आसियान जो संगठन है, आसियान का मुख्यालय कहां है, जकार्ता के अंदर इंडोनेशिया में है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, देखिए ये क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा या किया गया, मतलब है दिसंबर में बच्चा। तो किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, कौन सम्मानित किया गया जाएगा। तो देखिएगा डोरोन एसेमोग्लू, जेम्स ए रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन। तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी, ये सीधी आंसर होगा, करण का क्वेश्चन है। और याद रखना नोबेल प्राइज देख लीजिएगा बच्चे, सभी के नामों का निर्देशन कर दिया गया कि नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया जा रहा है,
आप अपडेट कर दीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट है, साल भर तक यही पूछे जाएंगे हर एग्जाम के अंदर। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है। अब देखिए जो पुर्तगाली गवर्नर थे, इनसे लेकर के एक ब्लू वाटर पॉलिसी का निर्माण किया गया था। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है कि समुद्र पर अब कानून बना दिया गया, एक नीति बना दी गई और समुद्र पर अपना एकाधिकार करने के लिए यह पॉलिसी जारी कर दी गई थी, है ना। तो बताइए कौन से गवर्नर थे ऐसे। तो देखिएगा यहां पे नाम दिए हैं डी अल्मेडा, रॉबर्ट क्लाइव, डुप्लेक्स, अल्बुकर्क। तो आपका आंसर होगा इसका डी अल्मेडा। ऐसा गवर्नर है पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जिसने क्या किया है, ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या किया बच्चे, लागू किया या संबंधित इससे है, मतलब आ रहे बस। लेकिन अल्बुकर्क आपको पता है सेकंड पुर्तगाली गवर्नर था। कैसा था, सेकंड पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क। और रॉबर्ट क्लाइव आपको पता है ये ब्रिटिश गवर्नर था। कैसा गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर, है ना। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर है तो ये कौन था, रॉबर्ट क्लाइव 1757 में। तो प्लासी के युद्ध के समय कौन बंगाल का गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो आंसर आपका डी अल्मेडा होगा, ब्लू वाटर पॉलिसी की जो मैं बात कर रहा था। देखिएगा बच्चा, देखिए सभी लोग जरा एक बार चेक स्क्रीनशॉट लीजिएगा अगर देखना है। चलो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित पर लाल किले की तस्वीर किस नोट पर बनी हुई है। किसकी बात कर रहा हूं, लाल किले की तस्वीर किस नोट पर बनी हुई है। तो देखिएगा लाल किला है ना बच्चे, लाल किले पर लाल किले की तस्वीर किस नोट पर बनी हुई है। तो देखिएगा 50 रुपया, 100 रुपया, 2000 रुपया, 500 रुपया। आपका आंसर होगा 500 रुपया पर। 2000 रुपये पर जो था अब तो बंद हो गया 2000 रुपया। तो यहां पर जो तस्वीर बनी हुई थी ये था मंगलयान। मंगलयान की तस्वीर किस नोट पर थी, 2000 रुपये पर। आपके बात करें जो 100 रुपया था, तो रानी की बाब सुना है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी स्थापित है। तो रानी की बाब कौन से उस पर है, तो रानी की बाब याद रखिएगा, ये 100 रुपया के नोट पर रानी की बाब का डायग्राम है या चित्र है। और अगर बात करते हैं 50 रुपया के नोट पर, तो 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ, कर्नाटक, है ना। तो ये आपका हम्पी का जो रथ है, तो इसका चित्र किस पर हो गया है, तो याद रखिएगा ये आपका है 100 रुपए के नोट पर। तो लाल किला किस पर है, 500 रुपए के नोट पर। मंगलयान किस पर था, 2000 पर, लेकिन ये बंद हो गया 2000 का नोट। चलो अगला क्वेश्चन देखेगा, ये सुमेलित करना है भैया, देखना जरा इन आर्टिकलों को बताना मुझे। इसको मैं इधर रख देता हूं। ये कह रहे हैं आर्टिकल 64, और 64 उपराष्ट्रपति से संबंधित है, क्योंकि 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति है। तो देखिएगा 64 में लिखा हुआ कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब देखिएगा पदेन सभापति कहां लिखा हुआ, कहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देख रहे हो बच्चा, उपराष्ट्रपति 64 में लिखा हुआ राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ए का 4 ढूंढिए, जल्दी जल्दी जरा आंसर दीजिएगा। तो ए का हमने कहा क्या कहा है, 4। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, देखेगा 66 में क्या, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यहां पे किया गया, प्रावधान है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित मामले, तो ये आपका हो गया कहां पे, सॉरी दूसरा ना, नहीं, ठीक है 64 का 34 हो गया, और दूसरा 66 है ना। अच्छा ये है चुनाव बच्चे यहाँ पे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 में। 63 में लिखा हुआ भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में सभापति, 66 में चुनाव का मामला निर्वाचन, और अनुच्छेद 70 में देखिएगा ये क्या कहता है,
अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अगर अचानक कभी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कुछ कारणवश अचानक राष्ट्रपति के कर्तव्यों के रूप में काम करेगा कौन? उपराष्ट्रपति। 70 में लिखा हुआ है और 71 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले। देखो 71 में यह लिखा हुआ बच्चा कि अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो मामले होते हैं उनसे अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवादों को लेकर के अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है, हाई कोर्ट इस पर निर्णय नहीं दे सकता है। तो ये चुनाव संबंधित मामले हैं मतलब, तो आप 71 में से रख सकते हैं। तो आपका आंसर हो रहा है ए का हो रहा है बच्चे कौन सा 4, बी का हो रहा 3, सी का हो रहा आपका 70 का कर्तव्यों का निर्वहन, 71 का ये, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, याद रखेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? देखेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा मौलिक कर्तव्य ऐसा है जिसमें यह बात कही गई है? तो देखो हमारे यहां संविधान में मूल कर्तव्य, अगर मैं बात करता हूं फंडामेंटल राइट, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। इनको पहली बार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किस पर? स्वर्ण सिंह समिति, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पहली बार जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। इंदिरा जी की सरकार थी और इस समय संविधान में इस अमेंडमेंट के तहत एक भाग संविधान का 4A जोड़ा गया है और 4A में आर्टिकल 51A जोड़ा गया है और जिसके तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में स्थान दिया गया। वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है और 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना उनके माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य होगा, इसमें जोड़ा गया। तो ये कह रहा है कौन सा? तो देखिएगा, जो अगर बात करें पर्यावरण से संबंधित अगर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज आए, ये 7वां मौलिक कर्तव्य है बच्चे पर्यावरण वाला। तो यहां पे ये कह रहा है भारत की प्रभुसत्ता अक्षुण्ण रखें या बनाए रखें, तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो एक बार सरसरी नजर में मारेगा और यह आएगा आपका तीसरा मौलिक कर्तव्य। कौन सा होगा ये? थर्ड जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो तीसरा मौलिक कर्तव्य में बातें की जाती है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखना। देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास संसद को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त है? मतलब यह कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास संशोधित करने का मतलब राष्ट्रपति का सामान्य अभिभाषण कहां पे प्रावधान है? मतलब सामान्य अभिभाषण का मतलब जब भी प्रत्येक साल में संसद का सत्र शुरू होता है और एक साल में भारत में मिनिमम 2 सत्र हो सकते हैं 6-6 माह के अंतराल पर, मैक्सिमम कोई निर्धारित नहीं है। और वर्तमान में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र साल का पहला है, फिर मानसून सत्र है, फिर विंटर सेशन शीतकालीन सत्र है। जब भी संसद का सत्र होता है तो पहले सत्र को या सत्र का प्रारंभ जब होता है, जिस दिन बैठता है उस दिन राष्ट्रपति दोनों सदनों को सदन के अंदर जाकर संबोधित करता है। तो उसे राष्ट्रपति का हम कहते हैं सामान्य अभिभाषण, और इस सामान्य अभिभाषण राष्ट्रपति का आर्टिकल 86 के अंतर्गत है। तो आंसर तो यहां पे 86 हो जाए। लेकिन सर आर्टिकल 87 में क्या है? इसमें भी संबोधित करता है राष्ट्रपति, लेकिन यहां पे सामान्य अभिभाषण नहीं, यहां पे विशेष अभिभाषण है। कौन सा अभिभाषण है? विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का आर्टिकल 87 में है। अब विशेष अभिभाषण का मतलब जब भी प्रत्येक 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है और जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, नई लोकसभा चुनकर आती है, तो 5 साल बाद जो संसद की जो पहली बैठक होती है उसको राष्ट्रपति जब संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करते समय जो भाषण देता है, अभिभाषण है, उसे विशेष अभिभाषण, जो 5 साल में एक बार हो रहा है।
और सामान्य अभिभाषण साल में जितने सत्र चल रहे हैं राष्ट्रपति संबोधित करता रहता है, ठीक है ना। तो विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो याद रखना मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या करती है बच्चा? तैयार करती है, और वही राष्ट्रपति सदन के अंदर पढ़ता है। 85 में देखिएगा, राष्ट्रपति संसद के सत्र को क्या कर सकता है? आहूत कर सकता है। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। संसद का सत्र का क्या कर सकता है? सत्रावसान कर सकता है, समापन की बात कर रहा है। और यहां पे लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा, ये कौन कर सकता है? सत्र को बुलाना, सत्र का सत्रावसान का मतलब जिसे हम कहते हैं समाप्त करना, और लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग करना, यह भी राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन संसद को या सदन की बैठकों को, अगर बात करें बैठक को, तो बैठक को स्थगित राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो स्थगित करने का जो अधिकार है, तो सदन की बैठक को स्थगित कर सकता है बच्चे कौन? स्पीकर महोदय, या लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखेगा, ये स्थगित कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये अभिभाषण यहां पे बच्चे सामान्य रूप से, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, देखिए जरा, अब यहां देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बल अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अब बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा, जल्दी जल्दी आंसर बताएगा मुझे जरा। अगस्त घोषणा कब हुई थी? तो अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू के टाइम पे सही है, 20 अगस्त 1917 को बच्चा, याद रखना 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे, और लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया था, है ना, आजादी के समय, तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। अगला अगस्त संकल्प। अब देखिए अगस्त संकल्प कब का है? तो अगस्त संकल्प होगा बच्चे कब का? यह है अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के टाइम का। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। तो अगस्त संकल्प किस समय का है? अरे 9 अगस्त 1942 को बच्चा, बोले ना। तो 9 अगस्त 1942 को अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी वाला जो था, इसे याद रखना, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। तो ये अगस्त संकल्प कब का है? मैं यहां पे लिख देता हूं, 9 अगस्त 1942 को, अरे जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब का है? 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को जिन्ना जी के। तो देखिएगा, ए का ए, बी का बी, सी का डी, ए बी का बी, सी का डी। देखो एक आंसर होगा बच्चा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कोटेशन है भाई, इसे याद रख लेना। किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आंखें हैं? किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आंखें हैं? राशिद अहमद, मिर्जा गुलाम हैदर, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, है ना, सर सैयद अहमद खां, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसने कहा था कि भारत और हिंदू और मुसलमान जो हैं ये भारत की 2 आंखें हैं? तो ये किसने कहा था बच्चे? सर सैयद अहमद खां ने कहा था, सैयद अहमद खां, या ये बी आंसर होगा, हैदर ने नहीं, राशिद अहमद ने नहीं, तो कहा था अहमद खां के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखेगा क्या कह रहा है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है? आपको बताया वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन है। कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। और ये आपको याद करना है बच्चे, 18 रेलवे जोन, है ना। देखिए 18 रेलवे जोन कैसे याद करना है?
एक तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर बात करते हैं तो ये आएगा बच्चे प्रयागराज के अंदर आएगा। कहाँ आएगा? इलाहाबाद के अंदर। ये मध्य रेलवे हो गया। और मध्य रेलवे का मुख्यालय ये आएगा आपका मुंबई के अंदर आ जाएगा। कहाँ आएगा? मुंबई के अंदर। अगर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय बात करें तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई चर्च गेट के अंदर आ जाएगा, है ना, चर्च गेट। पश्चिमी मध्य रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर के अंदर आ जाएगा। कहाँ? जबलपुर। और एक आपका जाएगा बच्चे कहाँ पे? यूं। और ये आपका है उत्तर पश्चिम रेलवे, और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर के अंदर होगा, राजस्थान के अंदर, है ना। अगर बात करते हैं यहाँ पे पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता के अंदर है, कोलकाता के अंदर। पूछा क्या था हमसे? दक्षिण पूर्व। अब देखिएगा पूर्वी रेलवे, मध्य पूर्वी रेलवे, है ना, और आपका दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई के अंदर है, और एक मध्य दक्षिणी मध्य रेलवे आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। और एक आएगा बच्चे ऐसे में यूं, यह है उत्तर पूर्वी रेलवे। मैं 18 जोन बता देता हूं। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां है ये? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, बोलिए। और अगर बात करते हैं मध्य दक्षिणी मध्य रेलवे, ये दक्षिण में है, मध्य में है, दक्षिण का चेन्नई, और यह आपका सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, तो ये सिकंदराबाद के अंदर है, ठीक है ना। और यहां पे अगर बात करता हूं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? कर्नाटक के हुबली के अंदर है बच्चे। कहां पे? ये हुबली के अंदर, याद रखेगा, हुबली, सुना है, कर्नाटक के हुबली में है। और अगर पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बात करते हैं तो हाजीपुर के अंदर होगा। कहां पे? ये हाजीपुर, ये हाजीपुर के अंदर है, ठीक है। तो देखिए ऐसे। और अगर बात करते हैं, ये देखिएगा, ये उत्तर पश्चिम, और यहां पे होगा आपका दक्षिण पूर्वी रेलवे, और यहां पे मध्य दक्षिण पूर्वी रेलवे, दोनों अलग अलग। और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए तो ये कोलकाता में ही है, और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर के अंदर है। तो ये आपका दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर के अंदर है, और दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता के अंदर है, कोलकाता। तो देखिए चार तो यही आ गए हैं, बिलासपुर, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, कोलकाता, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, कोलकाता के अंदर है बच्चे। तो आंसर तो सी हो जाएगा, सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे, बिल्कुल। और भुवनेश्वर पूर्वी सीमांत रेलवे उड़ीसा के अंदर। तो आंसर तो आपका कोलकाता आ जाएगा, ठीक है ना। 18 देखते रहना, और ज्यादा मैं नहीं बता सकता हूं, है ना, जल्दी जल्दी देखेगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म सम्मिलित नहीं? देखिए स्थलाकृति है ये, क्या है ये? स्थलाकृति। और स्थलाकृति का मतलब टोपोग्राफी, जो आपके समुद्र जल द्वारा बनाए गए स्थलाकृतियां, नदियों द्वारा गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, गोखुर झील, है ना, डेल्टा, ये सब नदियों द्वारा बनाए गए स्थलाकृतियां हो गए, जलप्रपात वगैरह। अगर बात करते हैं कैनियन, देखो नदी द्वारा बनाए गए स्थलाकृति, ये तो ठीक है, ठीक है। अगर बात करते हैं मोरेन, हिमनद द्वारा बनाए गए, ये भी ठीक है। मोरेन का मतलब हिमनद, हिमोर जिसे कहते हैं बच्चा। और यहीं पे देखिएगा ज्यूगेन, और ज्यूगेन क्या होता है? ये वायु द्वारा बनाए गए स्थलाकृतियां, वायु द्वारा। और इंसेलबर्ग की मैं बात कर रहा हूं, तो इंसेलबर्ग हिमनद के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इंसेलबर्ग किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो इंसेलबर्ग बनाया जाता है बच्चे हिमनद ग्लेशियर द्वारा नहीं, बल्कि ये पवन द्वारा बनाया जाता है, पवन द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां और कौन कौन सी है? लोयस का मैदान हो गया है ना, ड्राई कंटर हो गया है, ड्राई कंटर हो गया है, ये पवन द्वारा बच्चे सारे, लोयस का मैदान, ड्राई कंटर, ठीक है ना, या बरखान, या आपके मशरूम रॉक, छत्रक शिला, मशरूम रॉक, ये सब पवन इसके द्वारा हो गई है। आपका आंसर इंसेलबर्ग गलत है बच्चे यहाँ पे, बल्कि इंसेलबर्ग किसके द्वारा? वायु द्वारा, पवन द्वारा बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रेट को जारी कर सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत 5 रेटें मिलती है, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत
हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को 5 रिटें दी गई हैं। हाई कोर्ट को 5 रिटें फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, विधिक अधिकार दोनों के संरक्षण के लिए जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन होने पर 5 रिटें जारी कर सकता है। यह कह रहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब के लिए निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है बल, तो बताएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण बंदी नहीं लिखा यहां पे, कोई बात नहीं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब अगर किसी व्यक्ति को किसी संगठन ने गिरफ्तार कर लिया है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है ना, पड़ता है ना। तो यह कहता है कि अगर माना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय इस रिट को जारी करके उस विभाग से, उस संगठन से कहता है जो व्यक्ति गिरफ्तार किया हुआ है उसे सशरीर साक्षात रूप से मेरे सामने प्रस्तुत करो, बंदी बनाए गए व्यक्ति को मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से लाइएगा। तो ये बंदी बनाए गए व्यक्ति के लिए कह रहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और रही बात अधिकार परीक्षा का मतलब पूछा जाना, अगर कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से किसी संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ है तो इसी रिट को जारी करके सुप्रीम कोर्ट पूछता आपने पद किस हैसियत से धारण किया हुआ है। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, और एक रिट आती है बच्चे अगली कौन सी, उत्प्रेषण, और उत्प्रेषण का मतलब होता है आगे बढ़ाना। ये दोनों रिटें न्यायिक क्षेत्र में जारी होती है। कौन सी रिटें न्यायिक क्षेत्र में, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। और परमादेश, अगर कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश से जारी करके उससे कहती है कि जिस काम के लिए तुम बैठे हैं उस काम को नियम अनुसार सही से कीजिएगा, ये आपका कार्य है। तो इसीलिए बच्चा यहां परम आदेश रिट होगा। लेकिन यहां पे आंसर क्या होगा, आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होगा। तो याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है। अब कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो डीपीएसपी नहीं है, और डीपीएसपी आपको पता है मेरे संविधान में डीपीएसपी कहां है, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। डीपीएसपी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रावधान करता है। डीपीएसपी नागरिकों व्यक्तियों के लिए नहीं, डीपीएसपी राज्यों को निर्देश है। डीपीएसपी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है ना। तो कह रहे कौन सा डीपीएसपी नहीं है, देख लो भाई। न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, अरे भाई साफ लिखा हुआ आर्टिकल 50 में बच्चे, कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट रखा जाए तो डीपीएसपी है। भारत के सभी लोगों में, अगला देखना, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल कर राज्य शिक्षा का उपबंध करे, बिल्कुल आर्टिकल 45 में है बच्चा, डीपीएसपी है। काम करने का अधिकार, अरे आर्टिकल 39 है ना, जो आर्टिकल 39 का पहला ए कहता है, क्या कहता है, महिला और पुरुष सभी को आजीविका अर्जित करने का समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। तो काम पाने का अधिकार, काम करने का अधिकार 39 का क्लॉज ए में है या 1 में है। लेकिन ये आपका डीपीएसपी नहीं, बल्कि ये क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना, बोलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखेगा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एस्ट है बच्चा, है ना। तो जावर की खान तो आपको बताइए चांदी की खान है, और चांदी की खान, जावर की खान कहां है, राजस्थान के अंदर। खेतड़ी की खान एक कॉपर की है, तांबे की है, ये भी राजस्थान के अंदर ही है बच्चा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे ध्यान देना, पूछा क्या है, पूछा है कौन सी खान किसकी है, बल बॉक्साइट की। तो यहां पे ध्यान देना, जो बॉक्साइट की खान की बात करते हैं, लोहरदगा, यह प्रसिद्ध है, याद रखना कहां पे है, लोहरदगा। तो लोहरदगा जो है यही खान है, झारखंड के अंदर पड़ती है। लोहरदगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेगा, लास्ट क्वेश्चन। ओहो, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं बने हुए, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा जरा। ये पंचायत से संबंधित आर्टिकल है, 243 के, राज्य निर्वाचन आयोग के में आता बच्चे, राज्य चुनाव आयोग, बिल्कुल ये इसका होगा। तो ए का अगर हम बात करते हैं, ए का क्या हो जाएगा बच्चे, 2। और जब राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के लिए इसमें है के में, तो राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय के लिए अगर पूछे
तो ये 243 के ZA में नगर निकाय के लिए है और पंचायत के लिए K में है। 243 राज्य वित्त आयोग, बिल्कुल बच्चा। बी का अगर बात करते हैं 1 है, तो राज्य वित्त आयोग पंचायत के लिए ग्रामीण निकाय जो है I में है 243 के, और नगर निकाय के लिए आर्टिकल 243 के Y में है। ठीक है ना। 243 ZD लिखा दिया है, ZD होगा बच्चे, इस तरह से होगा ये। ठीक है ना, ZD। और इसमें जिला नियोजन समिति है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये ठीक है। सी का 3 हो जाएगा। और 243 का ZE हो जाएगा ये, और इसमें है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग महानगर नियोजन समिति बचा, महानगर नियोजन समिति। और महानगर नियोजन समिति की बात करें तो ये आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का आपका 4 हो जाएगा, याद रखना। तो ये दोनों तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे 1992 में, क्योंकि 243 से लेकर के 243 ओ तक ये तो आपका कहां है, 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो ओ के बाद देखेगा जो भी आ रहे हैं 74 में है और ये 73 में है, तो आंसर आपका देखो मैच कर दिया मैंने। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आज का हम यहीं पे खत्म करते हैं बच्चा। तो ये था आपके आज का टॉपिक। हमने लगभग 22 क्वेश्चन आपको कराए हैं और आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिएगा। ठीक है ना। धन्यवाद सभी छात्र।